हाय एवरीवन, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी सीरीज हम कर रहे हैं उसमें एनसीईआरटी से हमने अभी स्टार्ट करा हुआ है श्वसन एवं गैसों का विनिमय। उसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है आपका श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। आपका नेक्स्ट टॉपिक ये किसके अंदर आता है बेटा? ये इसी टॉपिक के अंदर आता है, श्वसन की क्रियाविधि के अंदर आता है। तो श्वसन की क्रियाविधि में अब हम कर रहे हैं श्वसन संबंधी आयतन एवं क्षमताएं। छोटा सा टॉपिक है, आपको आता है, क्विकली रिवाइज हो जाएगा, आपने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। देखो, श्वसन संबंधी आयतन एवं क्षमताएं में हमको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो होता है कि श्वसन संबंधी कुछ आयतन होते हैं और आयतनों को जब एक से ज्यादा मोर देन वन वॉल्यूम होना चाहिए, मोर देन वन वॉल्यूम को अगर आप ऐड करते हैं किसी भी तरह तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्षमता बोलते हैं। कुछ ना कुछ आप वॉल्यूम्स को ऐड करके क्षमता बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयतन की। आयतन में पहला हम पढ़ते हैं क्या? पहला हम पढ़ते हैं ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम, टीवी। इसको हम लिखते हैं टीवी, टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। ये कौन सा आयतन है? जो हम सामान्य अभी बैठे हुए हैं आराम से, हम जो इनहेल कर रहे हैं फिर एक्सहेल कर रहे हैं, फिर इनहेल कर रहे हैं फिर एक्सहेल करते हैं, ये कितना होता है? 500 मिलीलीटर। ठीक है, हम 500 मिलीलीटर का वॉल्यूम इनहेल करते हैं, 500 मिलीलीटर का एक्सहेल करते हैं। ठीक है, और प्लस आपको पता है कि हम 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 16 बार। तो आप एक सांस में 500 मिलीलीटर का एक्सचेंज कर रहे हैं तो 1 मिनट के अंदर आप निकाल सकते हैं। उसको हम कहते हैं बेटा MVR, मिनट वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का, श्वसन का 1 मिनट का वॉल्यूम, ये आप कैसे निकालेंगे? टाइडल वॉल्यूम जितना आप एक बार में सांस ले रहे हैं और ब्रीदिंग रेट आप जितनी बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। तो आप सांस ले रहे हैं बेटा 500 ml का एक्सचेंज कर रहे हैं और कितनी बार? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में आप 12 से 16 बार सांस ले रहे हैं, तो 1 मिनट में आप 12 से 16 बार अगर सांस ले रहे हैं और हर सांस में आप 500 ml का एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये निकल के आ जाएगा बेटा लगभग 6000 से 8000 ml पर मिनट। 6000 से 8000 ml पर मिनट। ठीक है, यही चीज दी हुई, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वसित या निश्वसित कर सकता है। ठीक है, तो हम 500 ml को बोलते हैं ज्वारीय आयतन और फिर हम उससे MVR निकाल लेते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्या वॉल्यूम दिया हुआ है। आयतन हमको 3 और पढ़ने हैं। एक है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, निःश्वसन सुरक्षित आयतन और एक होता है अवशिष्ट आयतन। ठीक है, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, जिस भी बच्चे को, कुछ बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं। निःश्वसन सुरक्षित आयतन ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब ये कौन सा वॉल्यूम होता है? वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन कर सकता है, यह औसतन 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर होती है। तो ये आपको वॉल्यूम्स याद करनी है, 2500 से 3000। अब सुनो ये होता क्या है, एक बारी में समझ लेते हैं। हमने नॉर्मली अभी अंतःश्वसन कितना किया? 500 ml, पर हम चाहें तो लंबी सांस ले सकते हैं। तो उस 500 के अतिरिक्त ध्यान रखना, ये 500 इंक्लूड करके नहीं बोला जा रहा है। इंक्लूड करेंगे तो वॉल्यूम्स को ऐड करके क्षमता बनानी पड़ेगी। अभी हम वॉल्यूम की बात करें, सिंगल सिंगल की बात करें, तो हम एक बार में सांस ले सकते हैं 500 ml। हम इसके अलावा ध्यान दीजिए, अतिरिक्त अतिरिक्त 500 ml के अतिरिक्त हम 2500 से 3000 ml और लंबी सांस खींच के एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर ले सकते हैं। तो उस 2500 से 3000 को हम क्या बोलते हैं? IRV, अंतःश्वसन का सुरक्षित वॉल्यूम। हमारे पास इतनी कैपेसिटी अंदर, हमारे पास जो आयतन है वो 2500 से 3000 का है जो अंतःश्वसन के लिए सुरक्षित रखा गया है। ऐसे निःश्वसन कर लो, निःश्वसन में तुम 500 ml एयर बाहर निकालते हो, इसके अतिरिक्त मात्रा में तुम जितना वॉल्यूम बाहर निकाल सकते हो और वो होता है 1000 से 1100 मिलीलीटर। ठीक है, आपने 500 ml एयर निकाली, आप चाहे तो और लंबी सांस बाहर छोड़ के 1000 से 1100 ml और बाहर निकाल सकते हैं, और 500 के अलावा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं निःश्वसन के लिए हमारे पास सुरक्षित आयतन क्या है? हमारे अंदर जो आयतन है उसमें निःश्वसन के लिए 1000 से 1100 सुरक्षित है। और अवशिष्ट आयतन कि आप 500 आपने बाहर निकाला,
फिर आप चाहें तो बलपूर्वक निश्वसन करके 1000 से 1100 और निकाल सकते हैं, पर आप चाह के भी जो आयतन निकाल नहीं सकते लंग्स से, यानी कि लंग्स कभी पूरी तरह खाली नहीं होते वरना वो कोलैप्स कर जाएंगे, तो हम लंग्स में जो आयतन हमेशा रखते ही रखते हैं, चाहे हम बलपूर्वक निश्वसन करें उसके बाद भी जो वॉल्यूम रहता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, अवशिष्ट आयतन, और ये होता है 1100 से 1200 मिलीलीटर। यानी कि वायु की वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट आयतन। और इस टॉपिक से बेटा सीधे सीधे लाइन से भी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के कॉलम में, आपको कोई आयतन और उसकी डेफिनेशन दी हुई होगी या कोई आयतन और उसकी वैल्यू दी हुई होगी और आपको मैथ्स के कॉलम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आपको पूरी लाइनों को याद रखना होगा। ठीक है, अब इन कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर क्षमताएं बनाते हैं। ठीक है, उन क्षमताओं के बारे में देखो पढ़ते हैं अब। एक हो गई अंतःश्वसन क्षमता, एक हो गई निश्वसन क्षमता, और एक हो गई क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, एक हो गई जैव क्षमता, और एक हो गई फेफड़ों की कुल क्षमता। 5 क्षमता पढ़नी है। 2 क्षमता तो बहुत आसान है, कैसे देखो, इसमें क्या करना है, अंतः श्वसन की क्षमता, तुम्हारी कितनी क्षमता है, तुम कितना अंतः श्वसन कर सकते हो, तुम बोलोगे मैम 500 ml पहले एयर ले सकते थे, प्लस जरूरत पड़ने पर 2500 से 3000 ml एयर भी ले सकते हैं। यानी क्या हो गया बच्चे, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बस यही हो गया आपका अंतः श्वसन की क्षमता, आईसी। यही हो गई आपकी अंतः श्वसन की क्षमता। ऐसे ही बेटा निश्वसन की क्षमता बड़ी आसान है। निश्वसन की क्षमता में क्या करना है, आप बोलोगे मैम हम निश्वसन कर सकते हैं 500 ml का, जरूरत पड़ने पर 1000 से 1100 ml एयर और बाहर निकाल सकते हैं, मतलब टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालते ही हैं, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निश्वसन के लिए सुरक्षित क्षमता को बाहर निकाल सकते हैं। ये दोनों को मिला के हो गई मेरी निश्वसन की क्षमता। ठीक है, दोनों आयतन मिला दोगे तो क्या हो जाएगी, निश्वसन की क्षमता, ईसी। ठीक है, अब आते हैं क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। तुम्हारे पास कितनी अवशिष्ट क्षमता है अभी जो क्रियाशील पड़ी हुई है, तो तुम बोलोगे मैम एक आपने बोला रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि 1100 से 1200 ml है, जो कभी मैं यूज नहीं कर सकता, प्लस अभी तो मेरे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रखा हुआ है, कोई मेरे को जब जोर से एयर बाहर निकालनी होगी, जब मेरे को अगर किसी टाइम पर बलपूर्वक निश्वसन करना होगा तो मैं बाहर से पहले एयर को उधार लेके फिर एयर बाहर थोड़े निकालूंगी, मेरे पास ही तो रखी हुई है, लंग्स में ही तो रखी हुई है। यानी निश्वसन के लिए सुरक्षित जो क्षमता है, यानी कि 1000 से 1100 ml, ये भी बेटा अपने अंदर सुरक्षित रखी हुई है। तो अभी तो आपके अंदर क्रियाशील ये दोनों हो गए ना, क्रियाशील आपके अंदर अवशिष्ट कितना एयर रखा हुआ है, ये दोनों रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका FRC, यानी कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी कि क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, जिसमें एक तो आप यूज नहीं कर सकते, एक आप यूज कर सकते हैं, ये आप यूज नहीं कर सकते, ये आप यूज कर सकते हैं, पर क्रियाशील अभी जो अवशिष्ट क्षमता है वो ये दोनों मिलाकर है। अवशिष्ट तो अभी दोनों रखे हैं, उसमें से आप आधा यूज कर सकते हैं और आधा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, जैव क्षमता, यानी वाइटल कैपेसिटी। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि मान लो अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट है तो हम कौन सी क्षमता यूज कर सकते हैं, तो तुम बोलोगे मैम टाइडल वॉल्यूम तो यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, हम चाहे और प्लस हमारे पास ईआरवी भी अंदर रखा हुआ है, और हम चाहें तो हम आईआरवी को भी यूज कर सकते हैं। आप चाहकर भी अवशिष्ट आयतन को तो यूज कर नहीं सकते, वो तो कभी भी बाहर नहीं निकलेगी एयर। यानी आप अपने जीवित रहने के लिए क्षमता जो यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सी, आप टाइडल वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, आप निश्वसन की सुरक्षित क्षमता और अंतःश्वसन की सुरक्षित क्षमता बलपूर्वक यूज कर सकते हैं। तो ये दो सब मिलाकर क्या हो जाता है बेटा, वाइटल कैपेसिटी, वीसी, जैव क्षमता, जो जरूरत पड़ने पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो इतना है। यानी कि 500 ml हो गया, फिर उसके बाद आपका 1000 से 1100 ml हो गया, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 2500 से 3000। ये मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ कि आपको सारी क्षमता याद तो करनी है, पर आपको अगर एग्जाम में याद नहीं भी आए तो आप ऐसे खुद भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 4 वॉल्यूम्स याद हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और उसके अलावा रेसिडुअल वॉल्यूम, अगर ये 4 आयतन याद हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्षमता खुद से भी निकाल सकते हैं। या कोई क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जाए इसका आयतन इतना है, इसकी क्षमता इतनी है, तो ये बताओ, तो तुम आप खुद से बता सकते हो। ठीक है, फिर आता है फेफड़ों की कुल क्षमता। हमारे फेफड़ों के अंदर फाइनल
मैक्सिमम कितना एयर रह सकता है, हमारी फुल क्षमता क्या है। तो देखो रेसिडुअल वॉल्यूम तो पड़ा ही है जो यूज नहीं हो सकता, निश्वसन की सुरक्षित क्षमता भी पड़ी है जो यूज हो सकती है, तो अंदर ही तो है वो एयर। फिर मान लो आपने सामान्य अंतःश्वसन किया तो 500 ml एयर अंदर ली, टाइडल वॉल्यूम। जरूरत पड़ने पर आपने आईआरवी को भी बलपूर्वक अंदर लिया 2500 से 3000 को, तो इतनी एयर आपके लंग्स में तो आ रही है, यानी आपकी टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी इतनी हो गई। अब इसको आप निकाल लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी 1100 से 1200 है जो यूज नहीं हो सकती, 1000 से 1100 है जो आपके पास रखी हुई यूज हो सकती है, फिर आपने 500 ml एयर अंदर ली, फिर आपने 2500 से 3000 ml एयर और अंदर ली, इतना आप एयर अंदर भर सकते हैं, यानी ये हो गई आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, बस इसी बात को बेटा यहाँ पर लाइनों में लिखा हुआ है जो आपको लाइनें याद करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा, दैट इज 14.3 गैसों का विनिमय। अब हमको क्या कराना है, गैसों का एक्सचेंज कराना है। हमने पढ़ा अलग अलग जीवों में कौन कौन से अंग हो सकते हैं रेस्पिरेशन के, मानव का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा दिखता है, फिर मानव के रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये क्रियाविधि कैसे होती है अंतःश्वसन और निःश्वसन की, और क्या क्या आयतन और क्षमताएं होती है। बट आप ध्यान दो कि अभी तक हम हैं कहाँ पर, हम स्टेप नंबर 1 पे ही हैं, श्वसन या फुफ्फुसी संवातन के स्टेप पर ही हैं, जिसके अंदर सिंपली आता क्या है, ब्रीदिंग, यानी अंतःश्वसन और निःश्वसन। अब अंतःश्वसन मान लो कर लिया, तो अब आपको कुपिका झिल्ली के आर पार इनका विसरण भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये घूमेंगी, फिर वापस से रुधिर और ऊतकों के बीच में विसरण करना पड़ेगा। तो अब हम गैसों का विनिमय पढ़ेंगे, यानी कि हम ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप पढ़ रहे हैं, जिसमें हम गैसों का एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, और फिर हम इसका यूज तो यहाँ पर इस चैप्टर की डिटेल में नहीं पढ़ते। स्टेप नंबर 5। ठीक है, तो गैसों के विनिमय में हम कौन कौन सा स्टेप कवर कर रहे हैं, हम इसमें कवर कर रहे हैं बेटा स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 4। ठीक है, स्टेप नंबर 2 और 4 गैसों का विनिमय। ठीक है, चलो देखो, कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। ठीक है, सबसे पहले एयर हमने इनहेल करी, लंग्स में गई, लंग्स में कहा गई, कुपिका गई, और कुपिका ही क्या हो गई बेटा, प्राथमिक स्थल। तो सीधे सीधे लाइन याद कर लो इसकी, क्या कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। ठीक है, इसमें आपके लिए कीवर्ड क्या है, प्राथमिक स्थल। कौन होता है, कुपिका। ठीक है, अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है, स्टेप नंबर 4। ठीक है, ये हो गया बेटा स्टेप नंबर 2 के लिए, और ये वाली लाइन हो गई स्टेप नंबर 4 के लिए। ठीक है, चलो अब आगे देखो, इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये कैसे होता है विनिमय, सरल विसरण द्वारा। विनिमय कैसे होता है, सरल। तो गैसों का विनिमय कराना है, देखो अब डिकोड करते जाओ, गैसों का विनिमय कराना है, कौन सी गैसों का, श्वसन गैसों का। कौन कौन सी है श्वसन गैसें, O2 और CO2 का, ये हो गई आपकी श्वसन गैसें। विनिमय कराना है, एक्सचेंज कराना है, आर पार कराना है, कैसे कराएंगे, विसरण द्वारा। और कौन से विसरण से कराएंगे बेटा, सरल विसरण द्वारा। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, सरल विसरण द्वारा हम कराते हैं। कहाँ कहाँ पर कराते हैं, एक तो कुपिकाओं पर कराते हैं, और दूसरा रक्त और ऊतकों के बीच में। तो 2 सतह मिली आपको, एक कुपिका की सतह मिली और ऊतक की सतह मिली। कुपिका की जगह आप और क्या बोल सकते हैं, लंग्स की सतह, और ऊतक की जगह और आप क्या बोल सकते हैं, सेल की सतह। ठीक है, एक हो गया कि ऊतक या कोशिका की सतह पर, एक हो गया लंग्स या कुपिका की सतह पर। ऑब्वियसली दोनों ही एक्सचेंज किस चीज से हो रहे हैं, रक्त। पहला एक्सचेंज हो रहा है रक्त और कुपिका के बीच, पहला एक्सचेंज हो रहा है, कुपिका तक एयर गई या लंग्स तक एयर गई, और किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, रक्त के बीच में, ये पहला हो गया। और फिर घूमते घूमते रक्त से जब ऊतक तक जाएगी तो दूसरा एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, रक्त और ऊतक के बीच, या रक्त और
कोशिका के बीच, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 जो मैं बोल रही हूँ, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4 जो मैं बोल रही हूँ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आप लेक्चर लाइन से सुन रहे होंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। दोनों ही जगह पर कैसे होगी? सरल विसरण द्वारा होगी। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटक है। तो सीधे सीधे लिखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इस विनिमय को प्रभावित करती हैं। एक तो हो गया बेटा दाब सांद्रता। दाब ही क्या है? सांद्रता। गैसों के केस में हम कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता कैसे बताते हैं? दाब से, और वो भी हम कौन सा दाब ले लेंगे बेटा? आणविक दाब। आपको बोला था ना पार्शियल प्रेशर ले लेंगे। किसका? रेस्पिरेटरी गैसेस का। कौन कौन सी? O2 और CO2 की। ठीक है, तो दाब हो गया एक तो। और दाब का भी हम ये देखेंगे कि प्रवणता क्या है। दाब की जितनी अच्छी प्रवणता होगी, जितना गैप होगा हाई से लो का, उतने अच्छे से गैस मूव कर सकती है। जितनी अच्छी प्रवणता होगी उतनी फास्ट गैस मूव करेगी। तो एक तो ये कारक हो गया जो इस बात को प्रभावित करेगा कि विनिमय फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। और विनिमय को कौन प्रभावित करेगा? जो विसरण हो रहा है बेटा, चाहे जहां पर भी हो रहा हो, उस विसरण झिल्ली की मोटाई। जितनी मोटी परत होगी उतना देर लगेगी बेटा मूव करने में, और जितनी पतली परत होगी उतनी फास्ट मूव करेगी। तो जितना जो झिल्ली की मोटाई है वो हो गई। और तीसरा बेटा गैसों, कौन सी गैसों की? श्वसन गैसों की, O2 और CO2 की घुलनशीलता। घुलनशीलता यानी कि गैस जितनी ज्यादा घुलनशील होगी उतनी आसानी से रक्त की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये कारक हो गए। तो ये 3 कारक हो गए जो आप इस बात को प्रभावित करते हैं कि विसरण फास्ट होगा या स्लो होगा, और यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करती है। और कौन प्रभावित करता है? विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए आगे। ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में क्या दिया है बेटा? ये मान लीजिए लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टिश्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपने को पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे टिश्यू तक आता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड हार्ट तक आता है, फिर ये लंग्स तक जाता है, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेट होकर आता है। ये पूरी मूवमेंट दिखाई गई है यहाँ पर। यहाँ पर फिर नाम लिखा हुआ है, वायु कुपिका का नाम लिखा हुआ है। ये अपने को पता है फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा होती है। और ये पूरी की पूरी हमारी बॉडी की सिस्टमिक धमनी होती है, जो यहाँ एओर्टा से स्टार्ट होती है, फिर सिस्टमिक धमनियों में डिवाइड हो जाती है, और फिर ऐसी सिस्टमिक शिरा आती है और ये आके यहाँ पर वेना कावा से मिल जाती हैं। ये हो गया। अब इसमें क्या करना है? इसमें दाब दिया हुआ है। इसमें दाब दिया हुआ है कि कुपिका के अंदर बेटा PO2 का 104, PCO2 का 40 दाब है। फिर ये वाला जो रक्त है, इधर वाला जो दिखा रहा है, ये कौन सा रक्त है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इधर वाला ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इधर वाला ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 है 95 और CO2 है 40, डीऑक्सीजनेटेड में 40 है और CO2 45 है। ये पूरा यहाँ पर इस टेबल में दिखाया गया है। ये देखिए, ये टेबल आपको बेटा पूरी तरह से लर्न करनी है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। बताइए, देखो इस टेबल से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है ये टेबल आ जाए और यहाँ पर कोई वैल्यू गैप कर दी जाए, उस गैप में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना हो सकता है आपसे पूछा जाए कि बताइए वायुमंडल में, वातावरण में O2 का दाब कितना है, तो आपको याद होगा तो आप 59 बता देंगे। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि O2 का ऑक्सीकृत रक्त में जो दाब है 95, जो आपको पता है, उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने बोला बस जो दाब है वो ऊतक के CO2 के दाब से कम है या ज्यादा है। तो तुमको दोनों पता होगा तब तो तुम बताओगे ना कि ये ज्यादा है और ये कम है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी लाइनें आती हैं, तो आपको ये पूरा पूरा दाब अच्छे से याद रखना है। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप ऐसे देखो कि O2 को किधर से किधर जाना है। O2 को वातावरण से ऊतक तक जाना है, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बाहर 159 था। तुम बोलोगे मैम इस डायग्राम में तो 159 कहीं दिया ही नहीं, क्योंकि वातावरण का दाब लिखा हुआ नहीं है। बाहर वातावरण का दाब हो गया। इसमें PO2 कितना है? 159 mmHg है। ठीक है, अब 159 से PO2 जब हमने स्टार्ट किया, तो कुपिका के अंदर PO2 कितना रह रहा है?
कुपिका के अंदर है 104, तो 159 से 104 की तरफ O2 आ गया। अब 104 की तरफ आ गया वायु कुपिका में। अब कुपिका से कहाँ जाना है? कुपिका से जाना है अनऑक्सीकृत ब्लड में। समझना मेरी बात को, ये वाला ब्लड मत देखो, ये वाला ब्लड देखो। आखिर ब्लड तो ये वाला आ रहा है ना, जिसमें O2 को ट्रांसफर कर रहे हैं हम। तो हम जिस ब्लड में O2 को ट्रांसफर कर रहे हैं वो कौन सा ब्लड है? अनऑक्सीकृत ब्लड है। तो इस अनऑक्सीकृत ब्लड में पहले दाब कितना था? इस अनऑक्सीकृत ब्लड में था 40 mmHg। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, PO2 कितना है? 40 mmHg। ठीक है, तो ये बाहर देखो 159 है और यहाँ पे 104 है, तो O2 इधर से इधर आया। फिर यहाँ 104 है और इसके अंदर 40 है, तो इधर से इधर आया। ठीक है, अब ये 40 वाले में जब 104 वाला ऑक्सीजन आएगा तो ये बढ़ने लग जाएगा और बढ़ के ये इस ब्लड में ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है? 95। यानी कि अब आप क्या कह रहे हैं कि 40 से बढ़ के कितना हो गया ऑक्सीकृत में? अनऑक्सीकृत, समझना मेरी बात, अनऑक्सीकृत ब्लड ही क्या बन गया? ऑक्सीकृत ब्लड बन गया O2 के केस में। तो उस केस में क्या हुआ? यही बढ़कर कितना हो गया बेटा? 95। रक्त तो सेम ही है, यही रक्त बस अनऑक्सीकृत था, अब ऑक्सीकृत हो गया। तो अनऑक्सीकृत में 40 था, फिर इसमें O2 डाला गया, O2 डाला गया तो ये बढ़ के कितना हो गया? 95 हो गया। और बाकी जगह क्या है? मूवमेंट है कि भाई मूवमेंट कैसी हो रही है? 159 से 104 की तरफ ऑक्सीजन मूव किया, 104 से 40 की तरफ मूव किया, फिर 40 वाला मूव नहीं किया, बढ़ के इतना हो गया। और इतना होने के बाद जब ऊतक तक गए तो 95 से 40 की तरफ ऑक्सीजन निकल गया। ज्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन जाएगा तो ऊतक को ऑक्सीजन मिल गया। और CO2 के लिए सब कुछ उल्टा कर दो। CO2 में क्या है? ऊतक में 45 है, ऊतक से निकल के अब CO2 किधर आएगा? ऑक्सीकृत ब्लड में। डायग्राम को वापस से देखिए, ऊतक से निकल के CO2 कौन से ब्लड में आता है? ऑक्सीकृत ब्लड में आता है। और फिर यही ब्लड क्या बन जाता है बेटा? इधर से इधर आने में अनऑक्सीकृत बन जाता है। तो इसमें उल्टा हो जाता है कि ऊतक से निकल के ऑक्सीकृत ब्लड में आएगा CO2, तो ऑक्सीकृत ब्लड में CO2 की मात्रा 40 से बढ़ के 45 हो जाएगी जब हम इसमें CO2 ऐड करेंगे। जब हम ऑक्सीकृत रक्त में ऐड करेंगे CO2 को तो वही रक्त क्या हो जाएगा? अनऑक्सीकृत हो जाएगा। तो उसमें ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 45। अब 45 हो गया, अब ये घूमता घूमता जाएगा वायु कुपिका के पास 45 से 40 की तरफ, फिर वायु कुपिका से वातावरण में 0.3 की तरफ। ठीक है, इसमें से देखो ये वाले दाब यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं PCO2 इज इक्वल टू 0.3 mmHg। ये वातावरण का हो गया, तो इससे आपको किसे कंपेयर करना है? इससे। ठीक है, O2 को अलग से कंपेयर करना है, CO2 को अलग से कंपेयर करना है। तो O2 अंदर जाएगा और CO2 बाहर जाएगा, यहाँ से यहाँ। ठीक है, O2 अंदर और CO2 बाहर आप कंपेयर करेंगे तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च पार्शियल प्रेशर आणविक दाब से निम्न पार्शियल प्रेशर आणविक दाब तक मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से कंपेयर करोगे किसको? ऑक्सीकृत ब्लड को, यानी इन वाले दाब को, और अनऑक्सीकृत ब्लड को और ऊतक को। और ऊतक का आपको वैल्यू कहाँ पर दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, PO2 हो जाएगा आपका 40 mmHg और PCO2 हो जाएगा आपका 45 mmHg। ठीक है, तो इसमें आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? आप यहाँ वाले O2 से कंपेयर करिए यहाँ वाले O2 को और बढ़ा के कर दीजिए 95। ठीक है, और यहाँ वाले CO2 से 45 से कंपेयर करिए इस 40 को और इसको बढ़ा के कर दीजिए 45। जिधर मूवमेंट हो रहे हैं उधर ही आपको कंपेयर करना है। ठीक है, बस यही बात बेटा यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो और क्या लिखा हुआ है, ये वाला डायग्राम हो गया। ठीक है, और पूरी लाइनें पढ़ लेते हैं NCERT की। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस के दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर गैस के दाब को आंशिक दाब कहते हैं। आणविक दाब मैं तब से कह रही थी आंशिक दाब। ठीक है, आंशिक दाब कर लेना बेटा। उसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 और PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों मिश्रण स्थलों के गैसों का आंशिक दाब तालिका 14.1 में और 14.3 जो ऊपर चित्र है उसमें दिया गया है। सारणी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कुपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं।
ठीक है, जो अभी हमने सीखा, क्या सीखा देखो, सारणी में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट रूप से कूपिकाओं से रक्त, देखो कूपिका से रक्त यहां से यहां मूव करने को, ठीक है, और कहा गया, और रक्त से ऊतकों में, और यही रक्त अब ये बन गया, तो इस रक्त से ऊतक में, ये वाली मूवमेंट की बात कर रहा है ना। रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं कि प्रवणता है, उच्च और निम्न है, जिससे मूवमेंट होगी। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है कि ऊतक से रक्त में आएगा, फिर यही रक्त ये बन जाएगा, और ये बनने के बाद यहाँ से कूपिका में प्रवणता है, देखो 45 से 40, यहाँ पे भी 45 से 40 की तरफ आया, 40 बढ़ के 45 हो गया, फिर 45 से 40 की तरफ आया, ठीक है, दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कूपिकाओं की तरफ। चूंकि CO2 की घुलनशीलता O2 की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है, CO2 की घुलनशीलता बेटा अधिक होती है, कितनी अधिक होती है O2 की तुलना में, 20 से 25 गुना। CO2 की घुलनशीलता O2 से 20 से 25 गुना अधिक होती है। अंतःविसरण झिल्लिका से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये अधि अलग लिख दिया, क अलग लिख दिया, अधिक हो गया, अधिक होती है। तो बच्चे बेटा ये वाली लाइन जनरली एनसीईआरटी से पूछते हैं कि ये वाली लाइन का क्या ही मतलब है। देखो ये कह रहा है अंतःविसरण झिल्लिका, मान लीजिए कोई झिल्ली ली हमने, अंतःविसरण जहां पर हो रहा है उस झिल्लिका से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। क्योंकि O2 ज्यादा घुलनशील है, तो एक इकाई आप ले लो विसरण झिल्ली का, और एक इकाई ले लो आप गैप का, कि मान लो 1 mmHg का डिफरेंस है CO2 में, और 1 mmHg का, मान लीजिए आपने कोई झिल्ली ली, ठीक है, इधर हम दिखा देते हैं O2 के लिए, इधर हम दिखा देते हैं CO2 के लिए, ठीक है। मान लीजिए PO2 इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो इधर मूव कर रहा है, और PCO2 भी मान लीजिए इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो इधर मूव कर रहा है, ऐसा हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो प्रति इकाई, पहले तो ये बराबर रखो, अगर ये जितनी झिल्ली ली उतनी झिल्ली इसके लिए भी लो, तभी तो तुलना सही होगी ना। जब आंकड़े आप सेम रखेंगे तभी तुलना सही होगी, पैरामीटर सेम रखने पड़ेंगे आपको, है ना। तो आपने ये सेम रखा, अब आप क्या कर रहे हैं, 1 mmHg का मान लीजिए आपने दोनों तरफ डिफरेंस किया, चाहे कोई भी डिफरेंस लो, 10 mmHg का डिफरेंस ले लो, कि इधर PO2 10 है और इधर 0 है मान लो, इधर PCO2 10 है इधर 0 है मान लो, या PCO2 मान लो 20 है और इधर 10 है, तो 10-10 का डिफरेंस हो। तो देखो अंतःविसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब, प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है, क्योंकि CO2 बेटा क्या होता है, CO2 अधिक घुलनशील है, तो ये ज्यादा घुलनशील होने की वजह से ज्यादा फास्ट इधर से इधर मूव करता है, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमने याद करनी होगी पूरी की पूरी। अंतः विसरित झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। और अगर इसका कारण पूछा जाए तो कारण क्या बोलोगे, कारण बोलोगे CO2 की घुलनशीलता O2 की घुलनशीलता से अधिक होती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चूंकि, कारण यही है, चूंकि का मतलब क्योंकि, क्योंकि मतलब वो क्या हो गया, कारण। तो यहाँ से आपने फिर से क्या निकाल लिया बेटा खुद से, एनसीईआरटी का असर्शन रीजन, एनसीईआरटी का असर्शन रीजन, ठीक है। अब आगे देखो, विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है। अब ये विसरण झिल्लिका की बात कर रहा है, और कौन सी वाली झिल्लिका की बात कर रहा है यहाँ पर, ये बात कर रहा है बेटा जो कुपिका के स्तर पर है, कुपिका के स्तर पर। तो फुफ्फुसीय वाहिका की एक वायु कुपिका का अनुप्रस्थ काल, ये जो विसरण झिल्लिका यहाँ पर बात की जा रही है, विसरण झिल्लिका कौन सी है बेटा, जो कुपिका की सतह पर है, कुपिका की सतह पर है, स्टेप नंबर 2 वाली, ठीक है। तो इसमें बेटा देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए,
ये एल्वियोलाई हो गए। एल्वियोलाई में हम टिश्यू में पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ एक लेयर होती है सेल्स की, तो देखिए सिर्फ एक लेयर दी गई है। और ये अंदर क्या हो गई, गुहिका हो गई, ये जगह हो गई जहां पर एयर आती है और जहां से एयर जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हमने पढ़ा था कि कुपिका क्या होती है, अतिवाहिकायित होती है, यानी ब्लड वेसल का सप्लाई बहुत अच्छा होता है। तो ये ब्लड कैपिलरी है, तो ये ब्लड कैपिलरी हो गई। ब्लड कैपिलरी के अंदर रेड ब्लड सेल्स दिखाए गए हैं, तो ये लाल रक्त कोशिका दिखाई गई है। ठीक है, और ये रक्त वाहिका दिखाई गई है। और ये रक्त वाहिका भी कौन सी है बेटा, ये रक्त वाहिका केशिका है। ये क्या है, केशिका। कैपिलरी है ये क्या है, कैपिलरी है। ठीक है, तो कैपिलरी दिखाई गई है केशिका। अब हमने पता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, हमको ये भी पता है कि जो केशिका होती है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स होती है। तो देखो आपको सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स इधर और इधर दिख रही है क्योंकि अनुप्रस्थ काट है। और बीच में क्या है, बीच में बेटा ये ब्लड है। बीच में ये क्या है, बीच में ये पूरा ब्लड है पिंक कलर से। ठीक है, तो दोनों हो गई। अब हमको ये भी पता है कि काशिका की तरफ तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती नहीं है, बाहर की तरफ होती है। तो इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इन दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन इधर है। ठीक है, आधार झिल्ली। तो अब ये हो गई वायु, ये हो गई कुपिका भित्ति की शल की उपकला, ये हो गई रक्त वाहिका, इसकी भी शल की उपकला होती है। फिर ये बीच में है रक्त केशिका का अंतः कला, रक्त केशिका की अंतः कला, अंतः कला, एक सेकेंड। अच्छा, एंडोथीलियम को लिखा हुआ है, ये अंतः कला हो गई बेटा एंडोथीलियम। अच्छा याद करिए, हम टिश्यू में पढ़ते हैं एंडोथीलियम होती क्या है, सरल शल की उपकला। एंडोथीलियम होता क्या है, एक सेकेंड, सरल शल की उपकला। ठीक है, तो यहाँ पर सरल शल की ना लिख के एंडोथीलियम दिया। एंडोथीलियम इसका स्पेशल नेम होता है जो हम कहाँ पर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ रक्त वाहिनियों में देते हैं। तो केशिका में भी आप सरल शल की उपकला को क्या बोलेंगे, केशिका में आप सरल शल की उपकला को अंतःकला एंडोथीलियम बोलेंगे। तो है तो ये भी सरल शल की और ये भी है सरल शल की, सरल क्योंकि एक लेयर है, शल की इनकी शेप है। और दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन देखो बीच में है, आधारीय तत्व, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों क्या था। तो टोटल कितनी लेयर हो गई, तीन। एक तो हो गई बेटा ये सरल शल की, फिर बीच में हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ये भी हो गई सरल शल की यानी एंडोथीलियम। तो तीन लेयर हो गई। पर आप ध्यान दो कि ये जो पहली लेयर है ये वाली, ये तो सेल की है, ये लास्ट वाली लेयर भी सेल की है, पर बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है, अकोशिकीय होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमको पता है कैसी होती है, अकोशिकीय होती है ना। तो अगर हमसे लेयर पूछा जाएगा, परत पूछा जाएगा कितनी है तो तीन, पर कोशिकीय परत पूछा जाएगा तो दो, क्योंकि एक परत कैसी है, अकोशिकीय। अब पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से तीन स्तरों की बनी होती है, यथा कौन कौन सी, कुपिका की पतली शल की उपकला यानी शल की एपिथीलियम। दूसरा, कुपिकाओं की कोशिकाओं की अंतःकला। अब यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में करेक्शन करना पड़ेगा, ये बेटा कुपिका नहीं होगा, यहाँ पर केशिका होगा, केशिका की कोशिकाओं की अंतःकला। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये करेक्शन नहीं है, सही है, कुपिका की कोशिका नहीं, कुपिका की केशिका करना पड़ेगा। इतने से देखो बहुत डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर हो गया आपका एनसीईआरटी करेक्शन, क्योंकि इतने से क्या हो गया, आपकी हिंदी में तो मतलब ही चेंज हो गया। ठीक है, कुपिका के आसपास जो केशिका लगी है, ना कि कुपिका की कोशिका। कुपिका की कोशिका की बात तो हो चुकी कि कुपिका की जो कोशिका है वो पतली शल की उपकला है यानी शल की एपिथीलियम है, ये हो गया पहला। और दूसरा बेटा कुपिका के आसपास जो केशिका है, कोशिका नहीं, कुपिका के आसपास जो केशिका है उसकी अंतःकला यानी एंडोथीलियम। और तीसरा हो गया उनके बीच स्थित आधारी तत्व जो कि पतली आधारी झिल्लिका यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की बनी होती है, तथा सहायक शल की उपकला, आधारीय झिल्लिका और रक्त कोशिका की अंतःकला की एकल परत द्वारा घिरी होती है। इसको दो दो बार लिख दिया गया है एनसीईआरटी में हिंदी में,
तो आप एक ही बार पढ़िए, या तो इसको करेक्शन कर लीजिए, फिर यहाँ से हटा दीजिए। तथा सहायक शल की उपकला धारीय झिल्लिका और रक्त कोशिका की अंतकला की एकल परत द्वारा घिरी होती है, ये हटा दीजिए, ठीक है। फिर भी इनकी कुल मोटाई, ये 3 परतें मिलाकर भी, 3 परतें और 2 कोशिकीय परतें, अगर क्वेश्चन में कोशिकीय परत पूछता है तो 2 बताएंगे और सिर्फ परत पूछता है तो 3 बताएंगे। कौन कौन सी परत हो गई? एक तो एल्वियोलाई की शल की उपकला, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद आपकी जो कैपिलरी है, यानी कूपिका के आसपास जो केशिका है, उसकी एंडोथीलियम, जो कि सरल शल की उपकला ही होती है। ये तीनों मिलाकर भी बेटा इनकी मोटाई, ये तीनों की कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है, ठीक है। तीनों मिलाकर भी 1 मिलीमीटर भी थिकनेस नहीं होती, इनकी कम होती, इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक O2 के कूपिकाओं से ऊतकों और CO2 से ऊतकों के विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। बहुत फास्ट होगा एक्सचेंज, क्योंकि परत बहुत पतली है, 1 मिलीमीटर से भी कम मोटाई है इसकी, ठीक है। 1 मिलीमीटर से भी कम मोटाई है, 3 परतें मिलाकर भी। और ये जो हमने एनसीईआरटी करेक्शन किया, उसको एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिए। इंग्लिश वाले में जो बच्चे इंग्लिश की एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी कर रखा होगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, 3 मेजर लेयर्स हो गई, 3 परतें हो गई। थिन स्क्वामस एपिथेलियम एल्वियोलाई की पहली हो गई कि पतली शल की उपकला, फिर एंडोथीलियम हो गई एल्वियोलर कैपिलरी की, यानी कि कूपिका की केशिका की अंतःकला, एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, basement composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of capillaries, ठीक है। चलिए, ये खत्म होता है बेटा यहाँ पे अपना 14.3 वाला टॉपिक, जो कि है आपका गैसों का विनिमय, जिसमें हमने स्टेप नंबर 2 और 4 को कवर किया, और अभी तक इसके पहले हम क्या कर रहे थे, स्टेप नंबर 1 को कवर कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, गैसों का परिवहन, यानी स्टेप नंबर 3 पढ़ेंगे आप इसमें, गैसों का परिवहन, ये अलग से पढ़ना है हमको, पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम ऑक्सीजन का परिवहन पहले अलग पढ़ेंगे, फिर CO2 का परिवहन अलग पढ़ेंगे, फिर श्वसन का नियमन और डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, और चैप्टर आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी यहाँ पर अभी एक बार ब्रेक करते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।